बहुत बहुत स्वागत है आपका बीसीएस मंथन के एग्ज़ाम एक्सप्रेस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक अनवरत श्रृंखला चल रही है और जिस त्याग बैच है उसके लिए जो 90 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें हिस्ट्री के सेक्शन पे चल रहे हैं हम। तो हिस्ट्री का आज 59वां टेस्ट है। और जैसा कि हमने आपसे पूर्व में ही कहा कि हम मिक्सअप नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा ये प्रयास है कि आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों के आयोग द्वारा जो आए हुए प्रश्न हैं और जो संभावित प्रश्न हैं उनकी एक श्रृंखला हम आपके समक्ष लेके आते हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। यानी कि आप इनके कंसाइज नोट्स बना सकें, एक सब्जेक्ट को एक टाइम में फिनिश कर सकें। ठीक, तो इसके लिए आज हमारा इतिहास का चल रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, तो उस टॉपिक में हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम जो है वो भारत का बिल्कुल अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान की मांग हो जाती है, कैबिनेट मिशन भारत आता है, क्रिप्स मिशन भारत आता है, आज़ाद हिंद फौज का गठन हो जाता है, कई मीटिंगों का दौर चलता है। तो बिल्कुल जो एंड वाला सेक्शन है उसके बारे में जानना चाहते हैं, देखें आपको कितनी जानकारी है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आज आपका समक्ष रहा, पूछ रहा है पाकिस्तान की मांग सबसे पहले 1930 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, और उधर ही कहा गया कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल द्वारा की गई थी। और आपको दोनों कथन पर विचार करना, बताना कि कौन से कथन इसमें सही हैं। बिना देरी किए हुए थे ये। सबसे पहले देखते हैं, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिनकी कविताओं में पाकिस्तान के शब्द जो है उसका प्रयोग होता है, और वो पाकिस्तान की मांग भी करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये जो है इकबाल की कविताएं हैं, ये वही इकबाल है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, ये वाला बिल्कुल सही हो जाता। दूसरा वाला भी बिल्कुल सही होता यदि एक गलती ना होती कि 1930 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, लीग का, वो लाहौर में नहीं होता है, बल्कि कहाँ होता है, वर्तमान के प्रयागराज यानी कि उस समय के इलाहाबाद में होता है जी। उस समय के इलाहाबाद में ये अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में मांग उठाते हैं कौन? मोहम्मद इकबाल। किसकी? पाकिस्तान की। और इस पर हम पूर्व में भी, इसके पहले भी चर्चाएं कर चुके हैं कि पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली ने। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, नेहरू एक एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके समक्ष, उस पर आपको विचार करना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। ठीक, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, यानी कि ये तो जो है एक पेट्रियट हैं, कौन? नेहरू। और जिन्ना क्या है? एक पॉलिटिशियन है। आगे चल के आप देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे, कई लोगों ने कई के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। खास करके आधुनिक भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो वहाँ पर कई बार कम से कम एक दो प्रश्न ऐसा मिल जाता है आयोग की परीक्षा में जो किसी का स्टेटमेंट होता है। अब पूछ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात नेहरू जी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अपने ही मुंह कोई अपनी बड़ाई नहीं कर जाए, तो जो करेगा तो वो बहुत गलत होता है। तो नेहरू जी तो नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सरोजनी नायडू ने स्टेटमेंट दिया तो था, लेकिन जिन्ना के बारे में दिया था, जिन्ना की तारीफ की थी उन्होंने एक बार कि ये मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं, ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट था। तेज बहादुर सप्रू जी को कोई लेना देना नहीं था। ये बात जो कही थी वो किसने कही थी? मोहम्मद इकबाल ने बोला था कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कि यानी आप देखते हैं तो क्रिप्स मिशन जो है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं, और 1942 में ये कहाँ आता है? भारत आता है, मिशन आता है 1942 में। और बोला गया है कि कांग्रेस की तरफ से जो डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन में इनमें से कौन लोग जो थे जिनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था जिस डेलीगेशन के बीच में, तो जो डेलीगेशन गया था उसमें कौन कौन था? महात्मा गांधी और सरदार पटेल। देखिए, गांधी जी के तो हम मान सकते थे कि जा सकते थे, लेकिन पटेल जी का जाना बहुत मुश्किल था। क्यों था? इसलिए क्योंकि ये अलग स्वभाव के व्यक्ति थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया, एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में जूता रखते थे, इसलिए क्रिप्स मिशन से इनकी बात तो बननी नहीं थी। दूसरी चीज देखते हैं, आचार्य जेबी कृपलानी उस समय क्या थे? बीमार थे, ये भी गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, किदवई जी गए नहीं थे, तो गया कौन था? पंडित नेहरू जी और मौलाना आज़ाद, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद और पंडित नेहरू, ये दो लोग गए हुए थे। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम।
तो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स लेकर आए थे, यानी कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए कुछ प्रस्ताव दिए थे और वो भारत लेके आए थे। जैसे कि आप देखते हैं लॉर्ड लिंथगो आएंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या मांगते हैं, फेवर मांगते हैं भारत से, उसके लिए भी कुछ लुभानी घोषणाएं करते हैं। ऐसे ही जो क्रिप्स मिशन भारत आता है, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो लाए थे उसमें क्या क्या सम्मिलित थी, यानी कि कौन कौन से स्टेट सम्मिलित हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आप चाहे तो इसे आराम से पढ़ सकते हैं, पॉज करके उसके बाद में देखें। तो पहला बोल रखा है इसमें कि बोला कि पहला वाला बोले कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, बिल्कुल बात सही है, नो डाउट। कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारत का संघ होगा, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, या बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं स्वतंत्रता के समय कितनी थी, मतलब 563 या 600 के लमसम में स्वतंत्र रियासतें थी। उसमें स्टैंड बाई की कंडीशन पर डाला गया था कि इसको कई ऐसे जो स्वतंत्र रियासतें थीं, जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, भोपाल है, तो ऐसी कई रियासतें थीं जिन्हें स्टैंड बाई के मोड पे डाला गया था कि भाई आप डिसीजन कर लो, आप भारत में शामिल होना चाहते हो या पाकिस्तान में, तो ये छूट दी गई थी। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि कोई भारत में अलग होना चाहे तो ले सकता है निर्णय। ये तो बिल्कुल सही बात है कि भारत का संविधान कौन बनाएंगे, भारतीय जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। भारत का संविधान कौन बनाएंगे, भारतीय बनाएंगे, यानी स्टेटमेंट 4 भी आपका करेक्ट है। आंसर क्या होगा आपका, उपयुक्त दिए गए कथन सभी कैसे हैं, सत्य हैं। ठीक, अब डेट याद रखनी है आपको, डेट याद रखनी है। कब आए, मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं। ठीक है, तो ये जो शर्तें लिखी हुई हैं सूची दी हुई है। कुछ संगठन हैं और उनके कुछ संस्थापक हैं, और खास करके हरिजन और जो है दलित वर्ग से रिलेटेड ये कुछ प्रयास किए जा रहे थे विभिन्न नेताओं के द्वारा। तो जो कमेटी और यूनियंस बनाई जा रही थी और कुछ संस्थाएं बनाई जा रही थी, तो उन्हीं संस्थाओं के संगठन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे कुछ पूछा हुआ है। पहला है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, और दूसरा है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, डिप्रेस्ड क्लास लीग और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो देखिए कई बार ऐसा होता है, ये क्वेश्चन होते हैं असेंबलिंग के, इसमें अगर एक भी आपको पता है तो आपका 50% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो जैसे कि हमें पता है कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है, इसकी स्थापना कौन करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यानी कि इनके द्वारा स्थापित की जाती है। वहीं पर देखते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो करते हैं वो कौन करते हैं, ये करते हैं MC रजा। ठीक, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो ध्यान देना एक एसोसिएशन है, एक लीग है, और लीग की स्थापना यानी कि अनटचेबिलिटी ये करते हैं कौन, महात्मा गांधी। अब रह जाते हैं एक ही, अगर ना मिले तब भी वो क्या होंगे, हमें मजबूरी में मिलाना पड़ेगा। यानी कि अब 1 2 3 4 कोई भी लोड नहीं लेना है, सीधा सीधा सब लगा हुआ है। ठीक, चलिए, तो ये संगठन है और इनके ये संस्थापक हैं। हाँ देखिए, ये है प्रश्न। हाँ, यहाँ मतलब भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, अब थोड़ा सा इसमें आप लॉजिक लगाइए। यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से चला जाना चाहिए, ये लॉजिकल प्रश्न है। जब तक आप यहाँ लोड नहीं डालोगे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो, ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले देखें तो पैथिक लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर, ये दोनों भारत आते हैं कब, ये आते हैं 1946 में। किसके समय ये लेके आते हैं, कैबिनेट मिशन। ये लेके किसको आते हैं, कैबिनेट मिशन को लेके आते हैं ये। ठीक, ये कैबिनेट मिशन को लेके आते हैं, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं। ठीक, अब यहीं पर आप देखो तो भारत में 1942 में 1942 में एक क्रांति होने जाती है, उसको बोलते हैं क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ होता है वो कब होता है, 1942। अब 1942 में आपके पास 2 ऑप्शन है, कौन है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं या लॉर्ड बेबेल हैं। अब आपको पता है कि बेबेल अपनी एक योजना लेके आते हैं बहुत बाद में, 1945 में बेबेल योजना आती है, फिर राजगोपालाचारी फार्मूला आता है। यानी कि अब आपके पास में क्या हो गया कि ये भी नहीं होगा। 42 में जब क्रांति होने जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस समय कौन होता है, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स होते हैं भारत में।
यही क्रिप्स मिशन लेके आए और यही बोलते हैं कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। आंसर होगा आपका ए। ठीक। चलिए, लिखा हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 16 अक्टूबर 1940 को की गई, और व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी की एक विचारधारा थी। आपको बताना है कि कौन से इनमें से सही है। ठीक, तो पहला वाला सही नहीं है क्योंकि ये डेट 16 अक्टूबर नहीं है, ये डेट कितनी है, ये 17 अक्टूबर है। ठीक, दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये होता है सत्याग्रह, तो आंसर होगा आपका 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है किसने क्रिप्स प्रस्तावों को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा था। ठीक, यानी कि आप देखते हो तो कौन आ रहा था, किसके बारे में कहा गया, क्रिप्स प्रस्ताव जो आए थे उनके संदर्भ में कहा कि ये उस बैंक का चेक है जो दिवालिया हो चुका है, भुगतान की कोई गारंटी नहीं है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, M.A. जिन्ना, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? नहीं, ये स्टेटमेंट दिया था किसने, महात्मा गांधी ने। बहुत चर्चित स्टेटमेंट है, कई एग्जाम्स में आया हुआ है ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सर्वोदय शब्द सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रयोग किया गया। सर्वोदय समाज की संकल्पना विनोबा भावे द्वारा की गई। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा वाला यानी कि कौन है, विनोबा भावे, और आपको पता है ये प्रथम सत्याग्रही बनेंगे और इन्हीं के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता जिसका नाम क्या था, भूदान आंदोलन। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। अब देखते हो दूसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा और कह रखा है कथन कारक का है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह, यही क्या था, यही व्यक्तिगत सत्याग्रह था। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हो रही तो कब है, 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया और कुछ चुने हुए लोगों को सत्याग्रह का आह्वान किया क्योंकि, यानी कि आप यहां पे क्या लगा रहे हैं, क्योंकि यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध के प्रयासों को ठेस पहुंचे। अब आप देखिए, कुल मिलाकर के बात देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता और उसी समय आप क्या कर देते हैं, 1947 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर है और ये प्रश्न रिपीटेड है और आया हुआ है। अब कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो है बोलते हैं कि कथन तो ठीक है पर कारण कहीं पर एग्जैक्ट फिट नहीं बैठता है। ठीक है, तो इसलिए इस आधार पे हम कह सकते हैं और कहा जा सकता है कि यहां जो ठेस पहुंचे नहीं होगा, क्या होगा, ना पहुंचे। ठीक, इसलिए क्या होगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चर्चिल द्वारा 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। कौन से कथन सही हैं? बिल्कुल मार्च 1942 में आया, बिल्कुल सही है। और 11 मार्च 1942 को चर्चिल द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी, प्रस्ताव लेके पाया था भारत। तो कौन सा इसमें होना चाहिए? आंसर विल बी क्लोज्ड। पहला क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, आंसर होगा सी। आपका 1 और 2 दोनों ही बातें सही हैं। चलते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू बने और तीसरे जो बने हैं वो ब्रह्मदत्त बने थे। अब देखो वही बात हो रही है, क्या है, यानी कि 17 अक्टूबर और 1940 को प्रारंभ किया जाता है क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसमें 3 लोग हैं। तो पहले कौन थे? विनोबा भावे थे। अभी अभी मैंने पिछली क्वेश्चन पे बताया था, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, यानी पंडित नेहरू थे। ये बात भी बिल्कुल सही बैठती है। ठीक है, तीसरे में लोगों को डाउट रहता है, लेकिन आयोग ने तीसरा भी एक बार पूछा था, तो तीसरे कौन है? ब्रह्मदत्त हैं।
ठीक। और किस लिए सत्याग्रह चलाया गया था? ताकि ब्रिटेन के जो प्रयास हैं युद्धों के लिए, उनके प्रयासों को क्या ना पहुंचे, ठेस न पहुंचे। ठीक, इसलिए सीमित कर दिया था। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, 1, 2 और 3 सभी बातें क्या हैं, सही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत चर्चित आंदोलन है, ठीक, बहुत चर्चित आंदोलन है, तो इसके संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। तो खास करके आप ध्यान रखें किन चीजों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक इस आंदोलन के क्या थे, सेंटर थे, केंद्र थे। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। छात्र, मजदूर, उच्च वर्ग, कृषक इस आंदोलन की रीढ़ थे। कौन? छात्र, मजदूर और उच्च वर्ग और कृषक रीढ़ थे। ये बात भी बिल्कुल आपकी करेक्ट है, पहली भी करेक्ट है। पूर्ववर्ती यानी इससे पहले जो आंदोलन हुए उनकी तुलना में इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्तता यानी कि स्वयं मोटिवेशनल, सेल्फ मोटिवेशनल और स्वतः स्फूर्तता का तत्व कहीं ज़्यादा था। यानी कि आप देखते हैं कहीं ज़्यादा था, तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, ये गलत हो गया। इसलिए आंसर होगा केवल 1 और 2। ठीक, क्यों होगा, आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले तत्वों को आंदोलनकारियों ने देशद्रोही माना। आंदोलन से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना काफी गहराई तक घर कर चुकी है। आंदोलन से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब और अत्यधिक शासन करना संभव नहीं है। पूर्ववर्ती आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्तता का तत्व कहीं ज्यादा नहीं था। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, प्रश्न में थोड़ा डिस्ट्रिक हुई है, मैं जो है आपसे क्षमा चाहूँगा भाई, इसमें मिस्टेक यहाँ हुई है कि इस पर ध्यान नहीं दिया, कहाँ पे, नहीं वाले पे। ठीक है, तो कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 सत्य नहीं है, और जबकि सत्य कौन सा है, तीसरा वाला सत्य है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई भाई, मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, क्योंकि व्याख्या में आ जाइए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिया था उस कारण गलत हो गया। छात्र, मजदूर, कृषक आंदोलन की रीढ़ थे। उच्च वर्ग और नौकरशाही आंदोलन में कैसे रहे थे, कांस्टेंट रहे थे, तटस्थ रहे थे। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा बाई मिस्टेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से गलत कौन सा है। यानी कि एक स्टेटमेंट ऐसा है इसमें जो कैसा है, गलत है। इस बार मैंने हाईलाइट किया इसीलिए। मुसलमानों ने भूमिगत आंदोलनकारियों को प्रश्रय दिया था, ये बात सही है। हाँ जी, ये बात सही है। कम्युनिस्टों का निर्णय आंदोलन के बहिष्कार का था, पर अनेक कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया, ये बात सही है क्या? हाँ, ये बात भी सही है। बलिया में चित्तू पांडे यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला बलिया, चित्तू पांडे के नेतृत्व में 1 महीने के लिए एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। देखिए, चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बिल्कुल बात सत्य है, स्थायी सरकार की गई थी। लेकिन आप जो कहीं ना कहीं कह रहे हो, वो जो बोल रहे हो कि 1 महीना के कारण ये बात आपकी गलत हो जाती है। और जग जाहिर है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, क्योंकि 1 सप्ताह है ना कि 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूची दी हुई है, क्रोनोलॉजी है, विभिन्न लोग हैं, उनकी क्या हुई है, निधन हुआ है, मृत्यु हुई है, और आयोग लगातार पूछ भी रहा है, तो उसी के कदम से कदम हम भी मिला रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें कौन जाएगा और सबसे बाद में कौन जाएगा। तो सबसे पहले देखें, मृत्यु होती है किसकी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली की मृत्यु होती है। अली बंधुओं में मोहम्मद अली की मृत्यु होती है, और वो मृत्यु कब होती है, वो मृत्यु होती है 4 जनवरी 1931। ठीक, फिर आप देखते हैं मोतीलाल नेहरू एक्सपायर होते हैं, वो होते हैं 6 फरवरी 1931। यानी कि आप देखें तो 3 के बाद में 1 होना चाहिए, तो 3 के बाद 1 इसमें नहीं है, कट गया।
3 के बाद एक इसमें भी नहीं है। ठीक, इसके बीच में देखें आप 23 सितंबर 1932 है और 20 मई 1932 है। ठीक, तो आप देखते हैं प्रीतिलता वाडेकर की मृत्यु जो है 23 सितंबर 1932 को होती है। इनसे पहले चले जाते हैं बिपिन चंद्र। तो कुल मिलाकर के आप अगर अरेंज करोगे तो आपका ये लग जाएगा ये वाला। ठीक, अब कैसे लगेगा तो हमने लगा के रखा है, आप चेक कर सकते हैं। 4 जनवरी 1931 मोहम्मद अली, प्रीतिलता वाडेकर 23 सितंबर 1932, मोतीलाल नेहरू 6 फरवरी 1931 और बिपिन चंद्र पाल 20 मई 1932। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमिगत गतिविधियों का संचालन फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों, गांधी आश्रम के अनुयायियों, समाजवादी और क्रांतिकारियों ने किया। छोटू भाई पौराणिक, आरपी गोयंका, बीजू पटनायक आदि ने भूमिगत गतिविधियों के संचालन में भूमिका निभाई। ठीक, उषा मेहता ने पुणे में भूमिगत रेडियो की स्थापना की। और आपको बताना है कौन से सही हैं, सही पूछना है इसमें से। बोलिए, कीजिए विचार। ये बात ठीक है, पहली बात सही है क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, और गांधी के आश्रम के जो अनुयायी थे उन्होंने भी, समाजवादी एवं क्रांतिकारियों ने, बिल्कुल सही है। इनमें आपको डाउट हो सकता है लेकिन दिए हुए नाम जो हैं बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए ये भी सही है। स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही होता यदि पुणे की जगह क्या होता, मुंबई होता, क्योंकि कहाँ स्थापना की थी भूमिगत रेडियो की, बंबई में की थी। इसलिए कथन कौन से सही हैं, केवल 1 और 2 सही हैं, तीसरा गलत है। ठीक, देखिए, भूमिगत गतिविधियों के संचालन का कार्य मुख्यतः समाजवादी ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, गांधी आश्रम के अनुयायी, बंबई, पूना, सतारा, बड़ौदा तथा गुजरात के अन्य भाग, कर्नाटक, केरल, आंध्र, संयुक्त प्रांत बिहार, दिल्ली इन गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। तो ध्यान देना इस चीज को भी कि कौन कौन से केंद्र थे। ऊपर से देखते हैं, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता। ये 2 महिलाओं के बारे में कई बार पूछा जाता है कि अरुणा आसफ अली और उषा मेहता किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो ये जुड़ी हुई थी किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण ये भी जुड़े हुए थे। इनके अलावा देखते हैं तो बीजू पटनायक, छोटू भाई पौराणिक और औचित्य पटवर्धन और सुचेता कृपलानी, यानी कि आप देखते हो जो भूमिगत गतिविधियों से लिप्त थे वो कौन कौन से थे। आप देखते हैं तो आपके लिए नाम आए 3 महिलाओं को, और तीनों को याद रखना, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता। ठीक है, अग्र नेताओं में से थे। आगे देखते हैं, उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। भूमिगत गतिविधियों के संलग्न लोगों को व्यापक सहयोग मिल रहा था, उन्हें बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित बैठक में पारित किया गया। इस बैठक में निम्नलिखित में से कौन सी घोषणाएं की गई। भारत में ब्रिटिश, तो 2-3 चीजें याद रखेंगे आप। आंदोलन कहां पर, मुंबई के ग्वालियर टैंक में किया गया, और कब, 8 अगस्त को 1942 को। भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया जाए। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए स्थायी सरकार की स्थापना की जाए। पहली बात बिल्कुल सही है, नो डाउट। दूसरी बात भी सही है कि गांधी जी को ही इसका नेतृत्व सौंपा गया। तीसरी बात भी बिल्कुल सही होती यदि यहां पर स्थायी की जगह क्या होता, अस्थायी। क्या होता, स्थायी की जगह यदि लिखा होता अस्थायी तो ये वाला सही होता, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। इस कारण क्वेश्चन के स्टेटमेंट में केवल 1 और 2 ही सही हैं। ठीक है भाई, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अगर इन बातों पर आपका ध्यान नहीं गया तो वही बात होगी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये वाले कॉन्सेप्ट से बचते रहे आप, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है चलिए, सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, सुभाष चंद्र बोस के लिए कुछ कथन लिखे हुए हैं, उन पर आपको विचार करना है। और जो कथन है वो क्या कह रहे हैं। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद लिया। क्या ये बात सही है, आशीर्वाद के लिए अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद लिया। इसी समय आजाद हिंद रेडियो के
प्रसारण में सुभाष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया और पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। बोलिए। पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा वाला कथन भी दोनों सही है। आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों में से कोई भी सही, दोनों ही सही हैं और आपने नहीं पूछा इसलिए नहीं है। देखिए, 6 जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से भारत की स्वाधीनता के लिए अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा और कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। इसी समय आजाद हिंद रेडियो के प्रसार में सुभाष चंद्र गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सतारा में बनी अस्थायी सरकार सबसे लंबे समय तक चली। सतारा में प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार बनी जिसमें नाना पाटेकर की प्रमुख भूमिका रही। ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना, सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन, गांधी विवाहों का आयोजन इस सरकार के कार्य थे। ठीक, अब बताना है आपको इसमें से कि कौन से कथन जो है वो सत्य हैं और सभी आपके समक्ष लगे हुए हैं। देखिए, सतारा में अस्थायी सरकार बनी थी और सबसे लंबे समय तक चली थी, तो पूछे कि कहाँ पर सबसे लंबे समय तक चली थी। जैसे अभी बलिया में चित्तू पांडे ने बनाई, मात्र 1 सप्ताह तक के लिए थी, ये सबसे लंबे समय की थी, बात सही है। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, सरकार ने समान जिसमें नाना पाटेकर की बहुत बड़ी भूमिका थी, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। क्वेश्चन तीसरा बिल्कुल सही होता, लेकिन आपको पता है कि गांधी जी ने कहा था कि भाई कहीं पर भी किसी भी प्रकार की क्या ना हो, हिंसा ना हो। तो जो सशस्त्र विद्युत वाहिनी है इसके गठन की बात नहीं की गई थी, इसलिए सही होंगे वो कौन होंगे, केवल 1 और 2 सही होगा। आजमाते जाइए अपने आप को, कितना रिवीजन है आपका। सशस्त्र विद्युत वाहिनी के गठन का तामलुक की, यानी कि जो इसके गठन की बात की गई थी वो कहाँ की गई थी, तामलुक की समानांतर सरकार ने किया था। ठीक है, सशस्त्र विद्युत वाहिनी अगर कहीं पूछ ले तो इस चीज को याद रखेंगे आप। आगे आए, क्वेश्चन नंबर 28 कथन कारक का है। हिंदू महासभा ने खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था क्योंकि उनका मानना था कि यह आंदोलन आंतरिक व्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। क्योंकि अगर लगा लो और नहीं तो आप देखिए, इसलिए भी लगा लो। उनका मानना यानी हिंदू सभा का मानना था कि यह आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा, इसलिए हिंदू महासभा ने खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। क्या कहते हो, दोनों बातें सही हैं? हाँ बिल्कुल, ये पहला कथन बिल्कुल सही है क्योंकि इन्होंने खुले तौर पर क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। अगर कोई पूछे कि किसने किया था, इन्होंने किया था क्योंकि उनका मानना था, ये बात भी सही है। लॉजिक फिट बैठता है और हमेशा इसलिए या क्योंकि लगाते हो तो कथन कारक के बिल्कुल फिट बैठ गया ये। तो आंसर क्या होगा, ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? ठीक, सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अस्थायी सरकार का गठन किया, तो उसके संदर्भ में पूछा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। इस सरकार में एच.सी. चटर्जी को, यानी कि पहला स्टेटमेंट कौन सा है, 31 अक्टूबर 1943 को बोस जी ने कहां पर, सिंगापुर में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। सरकार में एच.सी. चटर्जी को क्या बनाया, प्रचार मंत्री, और M.A. अय्यर को क्या बनाया, वित्त मंत्री। इस अस्थायी सरकार में स्त्री विभाग की मंत्री लक्ष्मी स्वामीनाथन को बनाया गया। ठीक, तो ध्यान देना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई कॉन्सेप्ट आपको निकल के आ रहे हैं बिल्कुल आयोग के पैटर्न वाले। ठीक है, बच्चों वाले प्रश्न नहीं हैं। अब इसमें देखिए, अब वही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, वो इसलिए क्योंकि ये जो एच.सी. चटर्जी हैं ये क्या थे, वित्त मंत्री, और M.A. अय्यर जो थे वो क्या थे,
प्रचार मंत्री और ये थे वित्त मंत्री, इसलिए गलत हो गया। और जो है स्त्री विभाग की जो यानी कि महिला विभाग की जो हेड थी वो भी ये स्वामीनाथन थी, लक्ष्मी स्वामीनाथन, ये बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि तीसरा और 1 और 3 सही हैं, और 1 और 3 का विकल्प दिया हुआ है कहाँ पर, इस वाले में, तो विकल्प सी होगा इसका। एस.सी. चटर्जी को वित्त मंत्री और एम.ए. अय्यर को प्रचार मंत्री बनाया गया था। चलिए, 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस के अवसर पर किसने इलाहाबाद में कहा, वेरी गुड, गजब ही स्टेटमेंट है भाई, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, ठीक। यानी ये बात कब की हो रही है, ये योजना बन रही थी भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसकी चोटें उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती हैं। मैंने क्या बोला था, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, उनको भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, किसने कहा होगा, ठीक, कि हम दो धारी तलवार से खेल रहे हैं, इसकी चोटें हम पे भी आके पड़ सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे, नहीं कहा। राम मनोहर लोहिया ने कहा, नहीं कहा। मौलाना अबुल कलाम ने कहा, नहीं कहा। ये किसने कहा था, ये कहा था किसने, ये स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, टोक्यो में रास बिहारी घोष, यानी टोक्यो में किसकी बात चल रही है, रास बिहारी घोष द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। आजाद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस के मस्तिष्क में आया, ठीक। तो देखिए, पूछा है कि कौन से कथन सही हैं। थोड़ा सा प्रश्न को आप गौर से देखें और पकड़ने की कोशिश करें कहाँ हल्की सी मिस्टेक है। पहला स्टेटमेंट गलत है, वो क्यों है, ये घोष नहीं है, ये रास बिहारी बोस हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार, हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाली थी, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली थी, लेकिन वास्तव में विचार आया था किसके मन में, मोहन सिंह भाकना, सभी जानते हैं, बहुत पहले पढ़ चुके होंगे आप। तो वो कौन थे, मोहन सिंह भाकना। और सही कौन से हैं, तो ना तो 1 सही है और ना 2 सही है, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों ही कैसे हैं, गलत हैं। देखिए, मोहन सिंह भाकना और रास बिहारी बोस। फ्री इंडिया सेंटर के संदर्भ में, यानी एक सेंटर है, क्या है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। फ्री इंडिया सेंटर के द्वारा ही सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जय हिंद का नारा दिया, यानी कि जय हिंद का जो नारा दिया, कहाँ से दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया, और फ्री इंडिया सेंटर के द्वारा दिया, ठीक। और कहाँ, सिंगापुर में, नहीं, ये बात गलत है। चलिए देखते हैं, पहला वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंगापुर नहीं है, इसकी स्थापना उन्होंने जर्मनी में की है। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, ये सही है, यानी कि इसमें केवल कथन दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है, उसके लिए आप देख लीजिए, जर्मनी में, ठीक है, फ्री इंडिया सेंटर कहाँ है, जर्मनी में। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, सूची दी हुई है, अमीनी समिति, दत्ता समिति, हॉलैंड समिति और नियमर समिति, ठीक, इन समितियों के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले देखते हैं, कहीं ना कहीं जो दत्ता समिति आती है वो कब आती है, 1905 में आती है, यानी बी का 1 होना चाहिए। अब बी का 1 अगर ढूंढेंगे तो बी का 1 इसमें भी नहीं है, बी का 1 इसमें भी नहीं है, बी का 1 इसमें भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, यदि आपको केवल एक क्लू मिल जाए तो उससे भी कई बार असेंबलिंग का क्वेश्चन ठीक हो जाता। कई बार 2 2 3 3 4 4 भी 3 3 तक आपको मिलाने पड़ेंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर के 1 मिल गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा कौन सा, 1 2 और 3 4, 2 तीसरा होगा। यानी कि अमीनी समिति का गठन होता है कब, 1778 में। दत्ता समिति बनती है कब, 1905 में, ठीक। और हॉलैंड समिति बनती है 1916 में, होम रूल आंदोलन के समय। और नेमेयर समिति बनती है कब, ये बनती है आपकी 1936 में। तो ये इसका सही आंसर होगा। आज का वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथ बने रहिए, कई एग्जाम ऐसे हैं जिनको लेकर आप बहुत चर्चाएं हो रही हैं, और हम वादा करते हैं आपसे कि हमारी ये कंटिन्यू श्रृंखला चलेगी, इसमें अभी और चीज़ों को भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।